हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा प्रत्येक महीने की मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर डिस्कस किया जाता है, ताकि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत न हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नवंबर 2024 की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर सीरीज के तहत काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो मंजूरी कब प्रदान की गई मंत्रिमंडल के द्वारा? 18 सितंबर 2024 ईस्वी को। इससे संबंधित कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित समिति कौन सी है? तो कोविंद समिति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई थी कोविंद समिति, जिन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इसका गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 ईस्वी को इसका गठन किया गया था और हाल ही में मार्च 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट को कैबिनेट के द्वारा 18 सितंबर 2024 ईस्वी को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुल 18 संविधान संशोधन की सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में हमें कदम बढ़ाना है तो कुल 18 संविधान संशोधन करने होंगे। इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व 62 राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया। 62 राजनीतिक दलों से इन्होंने अपनी राय मांगी, जिसमें से 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में राय दिया। 15 राजनीतिक दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में अपने विचार प्रस्तुत किए और अन्य जो 15 राजनीतिक दल हैं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। ठीक है, तो टोटल वन नेशन वन इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण इस बार के लिए है। तो इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इस बार के पीडी में डिस्कस किया, उसे हमने बता दिया। इसका गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। रिपोर्ट मार्च 2024 को प्रस्तुत किया। 18 सितंबर 2024 को इन्होंने मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, कुल 18 संवैधानिक संशोधन की सिफारिशें की, 32 राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया गया। ठीक है, अगला और काफी महत्वपूर्ण है आईएनएस अरिघात। ठीक है, आईएनएस अरिघात क्या है? तो आईएनएस अरिघात परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है जिसे हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, यह आईएनएस अरिघात जो है वह एसएसबीएन टाइप की पनडुब्बी है। एसएसबीएन का मतलब होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, एसएसबीएन टाइप की पनडुब्बी है। नौसेना के पास अरिहंत के पश्चात यह दूसरी एसएसबीएन पनडुब्बी है, यानी कि पहली एसएसबीएन टाइप की पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और दूसरा है आईएनएस अरिघात। तो पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस अरिघात क्या है? तो परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में नई शिक्षा नीति के तहत कैंपस स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे नई शिक्षा नीति कब आया? 2020 ईस्वी में। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी कौन बनी? तो ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। इन्होंने भारत में कैंपस कहां पर स्थापित किया? तो भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा में इन्होंने अपना कैंपस स्थापित किया है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रिटेन के बाहर यह पहला कैंपस है। यह भी महत्वपूर्ण है, ब्रिटेन के बाहर पहला कैंपस उसने स्थापित किया, वो भी कहां पर? गुरुग्राम, भारत में। इससे पूर्व आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में तथा आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपने परिसर स्थापित किए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की सारे महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स
पीडीएफ को अवेलेबल आप सभी के लिए कराया गया है। जो शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ है उसे Rs99 रुपये में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके लिए 9870564701 इस पे आपको Rs99 रुपये का पेमेंट करना होगा और पेमेंट के बाद जो स्क्रीनशॉट होगा इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो अकाउंट आप पेमेंट करेंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। प्रणय कुमार के नाम से अकाउंट बना हुआ है। तो जैसे ही आप नंबर को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट को भेज देंगे तो तुरंत आपको नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, अभी नवंबर तक की अवेलेबल हो पाई है, अगले महीने में दिसंबर की मैगजीन आ जाएगी। तो पूरा 12 महीने की जनवरी से दिसंबर तक का Rs99 रुपये में 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए आपको इसी नंबर पर पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप भेजनी होगी, तत्पश्चात आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से भी आप लोग जुड़ जाएं। अगला है पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर कर दिया गया है विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो अब पोर्ट ब्लेयर जो है वह श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। अगर भारतीय इतिहास में पोर्ट ब्लेयर के हम लोग इतिहास को अगर देखें, इतिहास को अगर खंगाला जाए तो चोल साम्राज्य के समय में यहाँ पर नौसैनिक अड्डे होते थे। सेलुलर जेल की उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए पोर्ट ब्लेयर काफ़ी फेमस प्लेस भी है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार यहीं पर फहराया था पोर्ट ब्लेयर में। तो इंडियन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब सवाल है कि आखिर पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों रखा गया, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो इस द्वीप का नाम ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया है, जो कि 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहां सर्वे के लिए आया था। तो पोर्ट ब्लेयर का नामकरण कैसे हुआ? तो पोर्ट ब्लेयर का नामकरण बेसिकली ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया है, जो कि 1788 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहां पर सर्वे के लिए आया था, एक सर्वेयर था, और इसी के नाम पर आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर ही इस द्वीप का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया, जिसका नाम बदलकर वर्तमान समय में श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अगला है 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया 23वें विधि आयोग के गठन को लेकर। जो 23वां विधि आयोग है इसकी कार्यावधि देखा जाए तो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 ईस्वी तक इसकी कार्यावधि होगी। यानी कि 23वें जो विधि आयोग है वह 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। इसकी संरचना अगर देखा जाए तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं, इसकी संरचना है। इसके अलावा 2 पदेन सदस्य होते हैं। 2 पदेन सदस्यों में विधि मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव। ठीक है, विधि और विधायी दोनों अलग अलग है, आप लोग ध्यान देंगे। विधि मामलों के सचिव और विधायी विभाग के सचिव ये दोनों विधि आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा 4+1 यानी कि 5 अन्य सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए 3 वर्ष के लिए होगी। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ। ठीक है, तो 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त हुआ और जस्ट बाद 1 सितंबर 2024 से 23वें विधि आयोग का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। अभी तक 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। तो अभी जो 22वें विधि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं वही 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये तब तक कार्य करेंगे जब तक कि केंद्र सरकार के द्वारा नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है त्रिपुरा में शांति स्थापित हेतु त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ। यह जो त्रिपक्षीय समझौता है इसमें 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन हैं? एक पक्ष केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा पक्ष राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा पक्ष त्रिपुरा के 2 संगठन हैं जिनमें NLFT एंड ATTF। NLFT का पूरा नाम नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ATTF का पूरा नाम ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है। तो हाल ही में त्रिपुरा में शांति स्थापित के लिए शांति स्थापना हेतु त्रिपक्षीय
द्विपक्षीय समझौता किया गया है, जिनमें त्रिपुरा के 2 स्थानीय संगठन, उग्रवादी संगठन, ठीक है, NLFT और ATTF ने हिस्सा लिया है। अगला है जोरावर, काफी चर्चा में रहा है जोरावर। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है, ठीक है। तो जोरावर कम वजन वाला एक स्वदेशी टैंक है। इसका परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो जोरावर चर्चा में रहा है। तो हाल ही में चर्चा में रहा जोरावर क्या है, तो कम वजन वाला एक स्वदेशी टैंक है, जिसका परीक्षण हाल ही में DRDO के द्वारा राजस्थान जैसलमेर में किया गया है। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा काफी महत्वपूर्ण दौरा था, क्योंकि इस दौरे के दौरान ही क्वाड समिट का आयोजन किया गया। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा कब संपन्न हुआ? 21 से 23 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ, और इस दौरान 2 महत्वपूर्ण गतिविधियों में माननीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। उनमें एक है क्वाड और दूसरा है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा शिखर सम्मेलन, ठीक है। 79वां संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन हुआ महासभा का, ठीक है। तो क्वाड, अगर क्वाड के बारे में देखा जाए तो क्वाड में 4 सदस्य हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड का गठन किया है। क्वाड का हाल ही में 6ठा क्वाड समिट का आयोजन किया गया, कहां पर? USA में। इस दौरान 6ठे क्वाड समिट के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर फैसले लिए गए, जिनमें एक महत्वपूर्ण जो घोषणा किया गया, कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के बीच कैंसर की जांच व रोकथाम के लिए कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इसमें भारत के द्वारा प्रारंभिक मदद के तौर पर $75 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। यानी कि कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम जो है, कैंसर की जांच व रोकथाम से संबंधित नए संगठन का गठन 6ठे क्वाड सम्मेलन के दौरान किया गया, जिससे भारत के द्वारा सहायता राशि के तौर पर $75 लाख का योगदान दिया गया है। अगर दूसरा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव देखा जाए, 6ठे क्वाड समिट की उपलब्धि देखा जाए, तो मैत्री अभियान की शुरुआत की गई है। मैत्री अभियान क्या है? अगर मैत्री का हम लोग फुल फॉर्म देखें तो मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। आपको फुल फॉर्म पढ़ने से ही लग रहा होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेनिंग के लिए मैरीटाइम इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। यानी कि हिंद प्रशांत जो देश हैं, उनमें समुद्री सीमा की रक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो 6ठा क्वाड समिट की 2 महत्वपूर्ण अचीवमेंट रही। पहला जो अचीवमेंट है, कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और दूसरा मैत्री अभियान की शुरुआत की गई। तो 6ठा क्वाड समिट USA अमेरिका में संपन्न हुआ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि जो 7वां क्वाड समिट है वह भारत में संपन्न होगा। हालांकि पहले निर्धारित था कि 6ठा क्वाड समिट भारत में होगा, लेकिन अभी अमेरिका के द्वारा अनुरोध किया गया, तो यह समिट अमेरिका में हो गया, और अगले साल का जो सम्मेलन है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे 6ठा क्वाड समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इंडिया में। तो अमेरिका में पहला हिस्सा लिया भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड में। दूसरा है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रति वर्ष सितंबर महीने में इसकी मीटिंग आयोजित की जाती है, और इस बार 79वां मीटिंग हुई, 79th समिट का आयोजन किया गया। समिट का नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के लिए सम्मेलन, ठीक है। इसके अलावा अमेरिकी दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। जो 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे वह लॉस एंजल्स में खोले जाएंगे और बोस्टन में खोले जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ, काफी चर्चित रहा है। अगला देखते हैं PM की ब्रुनेई एंड सिंगापुर यात्रा। PM की ब्रुनेई एंड सिंगापुर यात्रा इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये दोनों जो कंट्री हैं वे आसियान के मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। और हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2014 ईस्वी में जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया गया था, तो उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लॉन्च होने के 10 वर्ष पूरे हो गए। इस दृष्टिकोण से ब्रुनेई और सिंगापुर दौरा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, और काफी महत्वपूर्ण दौरा रहा है। ब्रुनेई इसीलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो आप लोग इस बात का हमेशा स्मरण रखेंगे कि ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंध के 40 साल पूरे हो गए, ठीक है। ब्रुनेई की राजधानी कहां पर है? बंदर शेरी में। और ब्रुनेई के सुल्तान वर्तमान समय में कौन है? सुल्तान तो
प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ये ब्रुनेई के सुल्तान हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि ब्रुनेई में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक मस्जिद का दौरा किया, काफी महत्वपूर्ण है। मस्जिद का नाम है ओमर अल सैफुद्दीन मस्जिद का उन्होंने अवलोकन किया, जिसका निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यह है भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों 3 से 5 सितंबर के बीच में संपन्न हुई है। ठीक है, अब आइए हम लोग सिंगापुर दौरा को देखें। तो अगर सिंगापुर दौरा देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री की सिंगापुर की कुल 5वीं यात्रा थी। ब्रुनेई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन सिंगापुर के अगर दौरे को देखा जाए तो यह 5वीं बार इनका दौरा हुआ है सिंगापुर में। इसके अलावा भारत और सिंगापुर के मध्य संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा है ब्रुनेई एंड सिंगापुर की यात्रा। अगला देखते हैं ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव जो है यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस व वियतनाम को भारत के द्वारा सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत किन देशों को टारगेट करके? म्यांमार, लाओस व वियतनाम, ये 3 देश इसमें बेसिकली शामिल हैं। ये तीनों जो देश हैं वे यागी तूफान से प्रभावित हैं। ठीक है, और सहायता अगर देखा जाए, सहायता जिस प्रकार से भारत के द्वारा राहत कार्यक्रम पहुंचाया गया, उनमें म्यांमार में INS सतपुड़ा के माध्यम से राहत कार्य किया गया है, और लाओस व वियतनाम में C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए राहत कार्य वहां पर संपन्न किया गया, पहुंचाया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा वियतनाम को यागी तूफान के पश्चात जो वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा $10 लाख की सहायता वियतनाम को दिया गया और $1 लाख की आर्थिक सहायता लाओस को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन सद्भाव, यागी तूफान, म्यांमार, लाओस व वियतनाम को राहत सहायता, वियतनाम को $10 लाख और लाओस को $1 लाख की आर्थिक सहायता। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। ठीक है, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में संपन्न हुआ। आप लोग याद रखेंगे, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में। यह 5वां समिट था। इसका थीम क्या था? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फिनांस रिस्पॉन्सिबल AI, इसका थीम था। अब सवाल है कि फिनटेक क्या है? ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा फिनटेक क्या है। तो फिनटेक का मतलब होता है, इंग्लिश में देखिए, फिनटेक, फिन का मतलब हो गया फाइनेंशियल और टेक का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो फिनटेक से तात्पर्य फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है, अर्थात वित्त के प्रबंधन में इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी फिनटेक के नाम से जानी जाती है। बहुत आसान है, सिंपल। फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि वित्त के प्रबंधन में, फिनांस के प्रबंधन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वही टेक्नोलॉजी फिनटेक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला है वित्त मंत्रालय के द्वारा NPS वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो उसे आप लोग साथ साथ लिखते चलें। NPS वात्सल्य योजना, NPS वात्सल्य योजना नाबालिग बच्चों के लिए एक पेंशन योजना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 18 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा की गई। इसके पूर्व में 23 जुलाई को जब बजट पेश किया गया था, तो बजट में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा इसका जिक्र किया गया था। तो नाबालिग बच्चों के लिए एक प्रकार की पेंशन योजना है, जिसे NPS वात्सल्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कोई भी पेरेंट्स जो हैं वे अपने बच्चों के नाम पर 1000 रुपये न्यूनतम राशि पेंशन वहां पे जमा कर सकते हैं। इसके बाद जब बच्चा बालिग होगा तो उसके नाम पे अकाउंट ट्रांसफर होगा, 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका अगर नियामकीय एजेंसी देखा जाए तो पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA इसका नियामकीय एजेंसी है। ठीक है, तो NPS वात्सल्य योजना आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वह काफी महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से यहां से एक सवाल इस बार प्रीलिम्स में जरूर बनना चाहिए। सेमीकंडक्टर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह भारतीय प्रधानमंत्री का सिंगापुर दौरा हो, भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हो, जब भी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है उन देशों के साथ जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर एक हॉट टॉपिक के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो भारत में हाल ही में 5वें
भारत में हाल ही में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट के स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की मंजूरी अवश्य दी गई, यानी कि अभी तक भारत में 4 सेमी प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन 4 सेमीकंडक्टर प्लांट में आप देखेंगे तो 3 सेमीकंडक्टर प्लांट जो हैं वह सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है और 1 सेमीकंडक्टर प्लांट है वह असम में है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की भी स्थापना की मंजूरी गुजरात में दी गई, यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 सेमीकंडक्टर प्लांट में से 4 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वह सिर्फ गुजरात में है और 1 सेमीकंडक्टर प्लांट असम में है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। तो 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, जो सानंद में 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जाएगा वह कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कंपनी स्थापित करेगी सेमीकंडक्टर प्लांट उसका नाम है कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड। प्रस्तावित खर्च है 3300 करोड़ रुपये। इसकी उत्पादन क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। ठीक है, यह गुजरात का चौथा प्लांट है। एक अन्य प्लांट असम के मोरीगांव में स्थापित किया जा रहा है। तो 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट है, तो सवाल है कि अन्य 4 सेमीकंडक्टर प्लांट कौन से हैं और कौन सी कंपनियां वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। तो इन सभी का नाम हमने यहां पर लिख दिया है। यहां से एक सवाल जरूर बनेंगे इस बार, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से सवाल पूछ लिया जाए या फिर भारत में उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब आई भारत में, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो भारत में 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट हमने बता दिया सानंद, गुजरात के अहमदाबाद में। अन्य 4 अगर देखें तो असम के मोरीगांव में टाटा समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के सानंद में पहले से ही माइक्रॉन के द्वारा स्थापित किया जा रहा है और सीजी पावर के द्वारा। ठीक है, और धोलेरा में टाटा समूह के द्वारा। यानी कि गुजरात में ही देखेंगे तो गुजरात में सिर्फ सानंद में, गुजरात में टोटल 4 हैं, 4 में से सिर्फ सानंद में देखेंगे तो 3 टेक्नोलॉजी प्लांट है। पहला माइक्रॉन के द्वारा 1 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट सीजी पावर के द्वारा और तीसरा कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 हो गए गुजरात के सानंद में और 1 हो गया धोलेरा में टाटा समूह के द्वारा। तो 4 गुजरात में और 1 मोरीगांव असम टाटा समूह के द्वारा। ठीक है, तो ये 5 का आप लोग याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे, कौन सी कंपनी वहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला है देश के सबसे विशाल एवं गहरे पानी वाले बधावन बंदरगाह की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में रखी गई है। इसकी कुल लागत 76,220 करोड़ रुपया है। सागरमाला परियोजना का भाग है और सबसे महत्वपूर्ण है कि देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। इसकी लागत 76,220 करोड़ रुपया है। अगला है जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, काफी महत्वपूर्ण है। जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। जनधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इसकी सफलता देखा जाए तो 53 करोड़ लोग औपचारिक बैंकिंग के दायरे में आ चुके हैं और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम जनधन योजना को माना जाता है। 67% जनधन खाता धारक जो हैं वह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, यानी कि अब ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक इसकी पहुंच हो चुकी है, लोगों की बैंकिंग तक। पहले ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादा लोग जो थे वे बैंकिंग तक उनकी पहुंच नहीं थी, लेकिन जनधन योजना आने के बाद काफी ज्यादा आप देखेंगे कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के भी लोगों की पहुंच बैंकिंग सेवा तक हो चुकी है। तो इसके 67% लाभार्थी जो हैं जनधन योजना के वे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस योजना के तहत जितने अकाउंट्स खोले गए उनमें 55% जो लाभार्थी हैं वे महिलाएं हैं, यानी कि 45% लाभार्थी पुरुष हैं और 55% लाभार्थी महिलाएं हैं। वर्तमान समय में कुल खाता धारक जो हैं 53.13 करोड़ कुल खाता धारक हैं, जिसके तहत 2.3 लाख करोड़ रुपया अभी जमा है। ठीक है, तो जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ और ये सारे पॉइंट जो हमने अभी बताया आपके साथ उसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके भी 5 साल पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 12 सितंबर 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी।
यह एक प्रकार का वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके तहत छोटे व सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाता है। इसके तहत 3,000 रुपये पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट्स में पेमेंट, इसके तहत जब आप खाता खुलाएंगे तो आपको प्रति माह 55 रुपया से लेकर 200 रुपये तक की राशि आपको जमा करनी होगी। 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा के अंतर्गत आपको, अगर मान लेते हैं कि 18 साल में आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ जाते हैं, तो 18 साल में आप अकाउंट खुलाते हैं तो आपको हर एक महीने 55 रुपया जमा करना पड़ेगा, और जैसे ही 60 साल होगा तो 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपया प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप 40 वर्ष की उम्र में अकाउंट खुलाते हैं, तो 40 वर्ष की उम्र में आप अगर अकाउंट खुलाते हैं तो प्रत्येक महीने आपको 200 रुपया जमा करना पड़ेगा, और फिर 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। इसका संचालन जो है LIC के द्वारा किया जा रहा है, और वर्तमान समय में 23.38 लाख किसान इसके लाभार्थी हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा लाभार्थी इसके बिहार के हैं, लगभग 3.5 लाख, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इसके सर्वाधिक मैक्सिमम जो लाभार्थी हैं वे बिहार के रहने वाले हैं। अगला है सुभद्रा योजना, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, और हाल ही में आप देखेंगे कि भारत के कई राज्यों की सरकारों के द्वारा महिलाओं की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सारे स्कीम की शुरुआत की गई है, ठीक है। चाहे आप लाडली योजना मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, या फिर आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लें, झारखंड में देखेंगे मैया सम्मान योजना जो है उसी के तर्ज पर सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा भी प्रारंभ की गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, महिलाओं को वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष महिलाओं को 10-10 हजार रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्त हैं, जैसे महिलाओं की लाभार्थियों की उम्र सीमा 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 2.5 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख उम्र आय होनी चाहिए, ठीक है। इसके अगर कोई महिला 21 से 60 वर्ष की हैं, पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसे सभी महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 10-10 हजार रुपये 2 किस्तों में प्रोवाइड की जाएगी। पहली किस्त रक्षाबंधन के दिन और दूसरी किस्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन, ठीक है। और ये स्कीम आगामी 5 वर्ष तक चलेगा, यानी कि आगामी 5 वर्ष तक प्रत्येक महिलाओं को 10-10 हजार रुपये 2 किस्तों में प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आगामी 5 वर्ष में अगर प्रत्येक वर्ष 10,000 मिलेगा 5 वर्ष तक, तो 2024 से 2029 के बीच में 50,000 रुपया टोटल वित्तीय सहायता प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे जिस प्रकार से झारखंड में मैया सम्मान योजना प्रारंभ की गई है, और लाडली योजना महाराष्ट्र में, मैं स्कीम का नाम भूल रहा हूं, महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की स्कीम प्रारंभ की गई है, उसी तर्ज पे उड़ीसा में सुभद्रा योजना भी प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अगला है 2023-24 खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े। हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत 2023-24 वित्त वर्ष के अंतर्गत कुल कृषि उत्पादन 332.3 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर की तुलना में 26.11 लाख टन अधिक है। चावल उत्पादन अगर देखा जाए तो 137.8 मीट्रिक टन चावल उत्पादन, और गेहूं उत्पादन देखा जाए तो 113.2 मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन हुआ है। ओवरऑल अगर उत्पादन देखा जाए तो 332.3 मीट्रिक टन है। अगला है नवरत्न कंपनियां, ठीक है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 3 नए कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। उन 3 कंपनियों में NHPC, SJVN और SECI है, ठीक है। NHPC का मतलब हो गया नेशनल हाइड्रो पावर कम्युनिकेशन, ठीक है, और SJVN इसका मतलब हो गया सतलज जल विद्युत निगम, SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया, और इन 3 कंपनियों को मिलाकर वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 24, ठीक है। महारत्न कंपनी, हाल ही में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को
महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इसको मिलाकर वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है। ठीक है, इन 14 सभी महारत्न कंपनी 2-3 दिन पहले HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2-3 दिन पहले महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अभी तक जिन 14 महारत्न कंपनियों को दर्जा दिया गया है उन सभी का लिस्ट हमने 2-3 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराया है। आप लोग @ISPC सेंटर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस लिस्ट को प्राप्त करके आप लोग सारे का नाम एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे तो प्रतियोगिता दर्पण में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 बताया है। चूंकि प्रतियोगिता दर्पण जब मैगजीन पब्लिश हो चुकी थी उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हमने अपडेट करके इसको यहाँ पर लिखा है, HAL को जोड़ने के बाद यह संख्या 14 हो जाती है। तो आप लोग अगर मैगजीन पढ़ेंगे तो डेटा को लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत। सहकारिता मंत्री अमित शाह और डेयरी व पशुपालन मंत्री ललन सिंह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किए जाने की बात की गई है। पहला, महिला किसानों को सशक्त बनाना। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। और तीसरा, डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास। और चौथा है डेयरी निर्यात को बढ़ावा। तो श्वेत क्रांति 2.0 के तहत इन 4 महत्वपूर्ण सेक्शन पर फोकस किया जाएगा और इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है श्वेत क्रांति 2.0 का कि अगले 5 वर्ष में दूध की खरीद जो है 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर प्रतिदिन करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति 2.0 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करेगा और इसका लक्ष्य जो है कुल मिलाकर दूध खरीद में वृद्धि करना है। ठीक है, वर्तमान समय में 660 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद की जाती है जिसे बढ़ाकर 1000 लाख लीटर बढ़ाकर करना है। अगला कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का हम लोग देख लेते हैं। नए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे बनाया गया। पहले टीवी सोमनाथन थे वित्त सचिव, वे कैबिनेट सचिव बन गए हैं और नए वित्त सचिव बने तुहिन कांत पांडे। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने? सतीश कुमार। NSG के नए महानिदेशक कौन बने? B श्रीनिवासन। इंडियन एयरफोर्स के नए अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, NCB के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सतीश कुमार, NSG के नए महानिदेशक B श्रीनिवासन, वायुसेना के नए अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। ठीक है, कुछ संसदीय समिति के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है, जैसे लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? KC वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? संजय जायसवाल, ये बिहार के रहने वाले हैं। लोक उपक्रम समिति के नए अध्यक्छ कौन बने? बैजंत पांडा। अगर इसकी सदस्य संख्या देखा जाए तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या है 22, 15 + 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य हैं 30। ठीक है, सभी लोकसभा से। लोक उपक्रम समिति में कुल सदस्य हैं 22, इसमें भी 15 + 7। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल, लोक उपक्रम समिति बैजंत पांडा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नई नियुक्तियां हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। इसके तहत विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार। विज्ञान रत्न पुरस्कार IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया। ठीक है, तो विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। इन्होंने न्यू दिल्ली में जैव टेक्नोलॉजी उद्योग सहायता परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को। अगला है विज्ञान टीम पुरस्कार। विज्ञान टीम पुरस्कार टीम चंद्रयान को प्रदान किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 4 व्यक्तियों प्लस एक संगठन को प्रदान किया गया है। जो संगठन का नाम है थाईलैंड के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। ठीक है, यह बेसिकली ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराने का काम करता है थाईलैंड के अंतर्गत। 4 व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों में शामिल हैं कुरमा फुत्सो, भूटान के रहने वाले हैं। युगेन थी
नगोक फुओंग वियतनाम के रहने वाले हैं, मियाजाकी हायाओ जापान के रहने वाले हैं, फरवीदा फरहान इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। तो यह है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। तो 4 व्यक्तियों को प्लस 1 संगठन को, तो इनका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल को दिया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किया जाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना। ठीक है, तो देश का पहला एयरपोर्ट जिसे कार्बन मुक्त घोषित किया गया है कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चेन्नई में जारी किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि, इनका जन्म शताब्दी था, तो जन्म शताब्दी यानी कि 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तो जन्म शताब्दी के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चेन्नई में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। अगला है संतोष कश्यप, भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप को बनाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया? संतोष कश्यप को। अगला है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, इसका विजेता कौन बना? तो भारत। एशियाई हॉकी टूर्नामेंट का 5वीं बार विजेता भारत बना है। इसने हाल ही में चाइना को हराया। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो हुलुन बुइर चाइना में किया गया, यानी कि चाइना के हुलुन बुइर में आयोजित किया गया एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। भारत ने कुल 5वीं बार एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट ट्रॉफी जीता है। इसने चाइना को हराकर जीता। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया? तो भारतीय टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है यूएस ओपन टेनिस 2024। यूएस ओपन टेनिस 2024 देखें तो पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर को दिया गया है और महिला एकल का खिताब बेलारूस के आरियाना साबालेंका ने जीता। पुरुष डबल का खिताब देखें तो मैक्स पर्सेल और थॉम्पसन ने पुरुष डबल का खिताब जीता। महिला डबल का खिताब देखा जाए तो ल्यूडेल्मिया किचोनोक और जेलेना ओस्टापेंका महिला डबल का खिताब इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब अगर देखा जाए तो सारा ईरानी और एंड्रिया ववासोरी इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। ठीक है, तो यूएस ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, महिला डबल और मिश्रित युगल का हाल ही में खिताब प्रदान किया गया है। तो उन सभी का नाम हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आइए 45वां शतरंज ओलंपियाड। 45वां शतरंज ओलंपियाड कहां पर आयोजन किया गया? बुडापेस्ट, हंगरी। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक जीता है। काफी महत्वपूर्ण है, ओपन वर्ग और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक कौन जीता? भारत। किसमें? 45वें शतरंज ओलंपियाड में। अगला है पेरिस पैरालंपिक खेल। हमने प्रीवियस जो मंथ का जो यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया था प्रत्युत्तर दर्पण शॉर्ट नोट्स, तो उसमें ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिस पैरालंपिक खेल। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 भारत ने टोटल 29 पदक जीता। 29 पदक के साथ भारत 18वें स्थान पर कायम है। ठीक है, अगर ओलंपिक में देखेंगे तो भारत जो है 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर ओलंपिक में रहा, लेकिन पैरालंपिक में देखेंगे तो 29 पदक भारत ने जीता और 18वां रैंक सुनिश्चित किया है। 29 पदक में 7 पदक जो है भारत ने गोल्ड को प्राप्त किया, 9 सिल्वर और 13 जो है वह रजत पदक भारत ने जीता है। ठीक है, तो 7, 9, 13 टोटल मिला दे तो 29 पदक, 18वां रैंक। पदक तालिका के बारे में अगर चर्चा की जाए तो पहले नंबर पे चाइना है। चाइना ने 220 पदक जीते हैं। 94 गोल्ड जीता, 76 इसने सिल्वर जीता और 50 इसने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रिटेन 124 पदक, यूएसए 105 पदक, और इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर सारा हमने यहाँ पे दे दिया है। आप लोग इसे पदक तालिका याद रखेंगे। भारत का भी आप लोग याद रखेंगे, 7, 9 + 13। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक 29 टोटल। ठीक है, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। स्वर्ण पदक, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? तो हरविंदर सिंह बने हैं। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
पैरालंपिक खेल का शुभंकर कौन था? तो फ्रिज इसका शुभंकर था। ध्वजवाहक अगर देखा जाए भारतीय टीम का, तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, और समापन समारोह का ध्वजवाहक देखा जाए तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। ठीक है, तो उद्घाटन और समापन समारोह हो गया। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। हाल ही में किस देश को एनडीबी के नए सदस्य के रूप में शामिल करने की मंजूरी दी गई है? एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के तहत इसका गठन 2015 ईस्वी में किया गया था। तो किस देश को एनडीबी का नया सदस्य बनाया गया? तो अल्जीरिया एनडीबी का नया सदस्य बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना। अब आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। हाल ही में विभिन्न कार्यक्रमों को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। उनमें एक महत्वपूर्ण है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2104 करोड़ रुपये की परिव्यय की मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बजट एलोकेशन किया गया है 2104 करोड़ 2104 करोड़। इसका लक्ष्य है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने के पश्चात पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तकनीक को डेवलप करना। ठीक है, शुक्र परिक्रमा मिशन VOM वेनस ऑर्बिटल मिशन की भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और इसके तहत 1236 करोड़ रुपया बजट आवंटन किया गया है। मार्च 2028 ईस्वी तक भारत के द्वारा शुक्र परिक्रमा मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शुक्र के वायुमंडल व भू विज्ञान को बेहतर ढंग से समझना। अगला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS 2028 ईस्वी तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित करेगा भारत। वर्तमान समय में 2 अंतरिक्ष स्टेशन काम कर रहे हैं, एक है ISS USA के नेतृत्व में और दूसरा है तियागोंग चाइना के नेतृत्व में। तीसरा जो होगा वह भारत के द्वारा स्थापित किया जाएगा। 2028 ईस्वी तक भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2035 ईस्वी तक इसे चालू करके 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन भेजने का भारत सरकार का टारगेट है। एक और महत्वपूर्ण योजना की केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई वह है NGLV नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 8,240 करोड़ रुपये बजटीय आवंटन किया गया है। इसमें 3 विकास उड़ानें होंगी और पूरा करने के लिए 8 वर्ष का समय होगा, यानी कि नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल के तहत 3 उड़ानें की जाएगी। पूरे 8 वर्ष के दौरान इस मिशन को प्राप्त कर लिया जाएगा। एक प्रकार का लॉन्चिंग व्हीकल होगा NGLV। अभी देखेंगे तो भारत सरकार के द्वारा आपने कई बार सुना होगा कि PSLV के जरिए इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया, GSLV के जरिए इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। उसी प्रकार से NGLV भी भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका पूरा नाम होगा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो भारत के पास जो मौजूदा प्रक्षेपण यान है उनमें PSLV, GSLV, LVM-3 और SSLV, ये 4 प्रक्षेपण यान है। अब 5वां कौन होगा? NGLV, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा 8,240 करोड़ रुपया वित्तीय आवंटन किया गया है। अगला है हाल ही में कहां प्रशांत द्वीप फोरम PIF की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? PIF प्रशांत द्वीप फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में। ठीक है, PIF अगर देखें तो PIF में टोटल 18 मेंबर हैं, 18 सदस्य देश हैं, प्रशांत द्वीप के देश हैं, जिसका गठन 1971 ईस्वी में किया गया और हाल ही में इसकी वार्षिक बैठक का आयोजन टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा संपन्न हुआ तो अमेरिका दौरा के दौरान भारत ने अमेरिका के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और भारत USA का आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था साझेदार बनने वाला 18वां देश बना है, यानी कि भारत USA का 18वां SOSA यहाँ पे लिखा गया है आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, तो 18वां SOSA साझेदार देश है भारत USA का। अगला है चक्रवात आसना। चक्रवात आसना
हाल ही में अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 1964 के बाद अरब सागर में अरब सागर का यह दूसरा चक्रवात है जिसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो चक्रवात आसना, इसका नामकरण हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया, अरब सागर के ऊपर में विकसित हुआ है। तूफान सांसान, तूफान सांसान क्या है? तो जापान में तूफान सांसान हाल ही में आया है। हालिया अध्ययन के अनुसार लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का अटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है? तो जैसे ही आपको अटाकामा मिलेगा तो आप क्या बताएंगे? चिली। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अटाकामा नामक जो मैदान है 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से क्यों डूब रहा है? तो लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण। अब सवाल है कि लिथियम ब्राइन निष्कर्षण क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमक युक्त पानी को सतह पर पंप करके लिथियम प्राप्त की जाती है वह लिथियम ब्राइन निष्कर्षण विधि है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वह है लिथियम त्रिभुज, लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत ऐसे 3 देश शामिल हैं जो कि विश्व का आधे से अधिक लिथियम भंडार रखते हैं। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया, ये 3 देश शामिल हैं और इन 3 देशों के पास विश्व का आधे से अधिक लिथियम भंडार है। अगला है डायमंड लीग 2024। डायमंड लीग 2024 इसके विजेता कौन बने? तो डायमंड लीग 2024 के विजेता बने एंडरसन पीटर्स। ठीक है, ये ग्रेनेडा के रहने वाले हैं। इन्होंने 87.87 मीटर इन्होंने फेंका। ठीक है, अगर नीरज चोपड़ा को देखेंगे तो इनका जो रेंज था 87.86 मीटर। ठीक है, ये सेकंड स्थान पे रहे। तो विजेता एंडरसन पीटर्स और नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पे रहे हैं। अगला है पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC, यानी कि पहली भारत GCC विदेश मंत्रियों की बैठक। पहली भारत GCC विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? सऊदी अरब रियाद में हुआ है। ठीक है, GCC अगर आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देखेंगे तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके सदस्य देश में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन, यानी कि 6 इसके मेंबर है GCC का। GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद, 6 सदस्य देश हैं। अंतर सरकारी संगठन है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और हाल ही में पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संपन्न हुई। पोलारिस डॉन मिशन विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है, पोलारिस डॉन मिशन। ठीक है, यह स्पेसएक्स फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अमेरिकी अरबपति व 3 अन्य लोग सारा गिलिस, एना मेनन व स्कॉट पोटेट इस पे सवार थे। तो पोलारिस डॉन मिशन काफी महत्वपूर्ण है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, पोलारिस डॉन मिशन विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया था, जिसमें अमेरिकी अरबपति के साथ साथ इसाक मैन अमेरिकी अरबपति, उसके साथ 3 अन्य लोग, अमेरिकी अरबपति का नाम आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, इसाक मैन, उसके साथ 3 अन्य लोग सारा गिलिस, एना मेनन और स्कॉट पोटेट इस पे सवार थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बर्लिन यात्रा के दौरान हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के बाहर स्थित किस स्तूप के पूर्वी दीवार की प्रतिकृति का दौरा किया? तो सांची का स्तूप। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला के महुआ पानी गांव, जो कि आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण चर्चा में रहा है, यहाँ किस जनजाति का निवास स्थान है? तो कोरवा जनजाति का निवास स्थान है। आप लोग ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का महुआ पानी गांव, जहां पर आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन वहां पर उपलब्ध कराया गया, किस जनजाति के कारण वह हमेशा प्रसिद्ध रहता है? तो वहां पर कोरवा जनजाति निवास करते हैं। कोरवा जनजाति PVTG ग्रुप है। PVTG ग्रुप में वनरेबल जो जनजाति ग्रुप है उसको शामिल किया जाता है और वर्तमान समय में ऐसे 75 ग्रुप हैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, अगला है 2024 का जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार। 2024 का जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार माइक पांडे को प्रदान किया गया है, जो कि फिल्म निर्माता हैं। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पर्यावरण व वन्यजीव आधारित फिल्मों का निर्देशन करते हैं। ठीक है, तो जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 का माइक पांडे को प्रदान किया गया है। अगला है चर्चा में रहा मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान? तो गोवा में।
सेमिकॉन इंडिया 2024, सेमिकॉन इंडिया 2024 11 से 13 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? नोएडा यूपी में। इसका थीम था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। 14 सितंबर 2024 को हिंदी के राजभाषा बनने के कितने वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया? तो 14 सितंबर 2024 को हिंदी के राजभाषा बने हुए कुल 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है। आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। विश्व में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सबसे ज्यादा बोली जाती है मंदारिन चीनी और दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और तीसरे नंबर पर है हिंदी। 10 सितंबर 2024 को किसके द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई? तो पहली बैठक की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने नवंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को, समरी नोट्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके पूर्व में भी हमने बताया कि हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का जो वीडियो है वो हमारे YouTube चैनल ISPC सेंटर पर अवेलेबल है। आप लोग एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सारे प्रतियोगिता दर्पण, सारे मंथ के प्रतियोगिता दर्पण का वहां पर वीडियो अवेलेबल है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का PDF आपको परचेज करना हो तो इसके लिए Rs99 रुपये का आपको पे करना होगा। और बेसिकली Rs99 रुपये में हमारे द्वारा टीम ISPC सेंटर के द्वारा 17वीं BPSC प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 यानी कि पूरे 12 महीने के आपको प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का जो PDF है वो Rs99 रुपये में अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके लिए आपको 9870564701 पे आपको 99 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको जो जनवरी से दिसंबर तक की जो PDF होगी प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC को ज्वाइन कर लें, जहां पर BPSC प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी से संबंधित विभिन्न गाइडलाइंस और मटेरियल्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।